deduce Coulombs law from Gauss theorem. प्रीवियस लेक्चर में हमने गास का थ्योरम क्लियर किया था. अब इसके बाद गॉसियन सरफेस, हाउ टू यूज गॉसियन सरफेस एंड गास एप्लीकेशन. इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हाउ टू यूज गॉसियन सरफेस, it was my previous lecture. Now we apply these steps to use Gaussian surface to find out electric field by the help of Gauss theorem. And one illustrations or one example of or one application to reduce or to find out electric field or Coulombs law, to find out Coulombs law by the help of Gauss theorem. तो क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि गास थ्योरम की सहायता से, मान गास थ्योरम का एप्लीकेशन है कि कूलम्स लॉ को डिड्यूस कीजिए, कूलम्स लॉ को प्रूव कीजिए बाय द हेल्प ऑफ गास थ्योरम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज को इमेजिन करेंगे. हमने जो स्टेप गॉसियन गास एप्लीकेशन के यूज के लिए हमने गॉसियन सरफेस पे एक प्रीवियस लेक्चर लिया है और उसमें हमने 4 स्टेप बताई थी. पहली स्टेप हमारी थी कि हम गॉसियन सरफेस चार्ज के चारों ओर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे. चूँकि गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड सरफेस होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम इस तरह के सरफेस को कंसीडर करेंगे कि उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक हो, अर्थात सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर वैल्यू ऑफ ई विल बी कांस्टेंट. सेकंड, theta is also symmetric on that Gaussian surface. Theta should be also symmetric on that Gaussian surface. Third, we take such type surface. Its formula is known by us. These 3 things are compulsory to choose a Gaussian surface. सेकेंड स्टेप हमारी थी Gaussian surface की, माने एप्लीकेशन को यूज करने की, एप्लीकेशन में गास थ्योरम को यूज करने की, कि इसके बाद वी फाउंड आउट वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस. इट मीन्स क्लोज्ड आर लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ दैट Gaussian surface. Third, find out charge if charge is distributed, find out the value of charge if charge is distributed. And fourth step थी apply or using Gauss theorem and find out the value of E. अब इन्हीं 4 स्टेप्स को हम कूलम्स लॉ को डिड्यूस करने के लिए गास थ्योरम से यूज करेंगे. ध्यान से देखो, हम क्या कह रहे हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q. It is given that a positive charge Q. Consider an isolated positive charge Q. Again consider a spherical surface S of radius R centered at charge Q as the Gaussian surface. If we have given that a positive isolated charge Q, then we consider a Gaussian surface around it as a sphere of surface S and radius R, where our charge is centered at the center of sphere, where our charge Q is centered at the center of our sphere. Then distance of surface from the center will be equal to radius. Okay, so as the Gaussian surface by symmetry, E bar has same magnitude at all the points of S. Since all points of surface, spherical surface, since all points of spherical surface is at same distance from the center or from the charge, so intensity of electric field will be same at each point of surface. So E will be symmetric. Like this
if we distribute, if total surface is divided into same smaller area vector ds bar, if total area vector is divided into same smaller pieces of ds bar, area vector ds bar, then e bar and ds bar at any point of s are directed radially outwards. यदि हम सूक्ष्म छोटे छोटे भागों में संपूर्ण स्फीयर को, गॉसियन सरफेस को स्मॉलर छोटे छोटे से एरिया वेक्टर में डिवाइड कर दें, तो सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर जो नॉर्मल होता है वो रेडियस के अलोंग होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी सरफेस पर नॉर्मल होता है। तो चूंकि किसी भी सरफेस के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होती है और एरिया वेक्टर दोनों नॉर्मली होते हैं, इस कारण से ड्यू टू दिस रीजन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be in the same direction or will be and radial and outwards। मतलब इस कंडीशन में चूंकि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्शन किसका, ds एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उसका नॉर्मल होता है, जो कि रेडियल होते हैं, अर्थात रेडियस के डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 होगा। सो थीटा विल बी आल्सो सिमेट्रिक ऑन द गॉसियन सरफेस। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर एरिया वेक्टर ds bar। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉलर सरफेस ds bar will be d phi e is equal to e bar dot ds bar. Since angle between e bar and ds bar is 0, so e ds cos 0 and value of cos 0 is equal to 1. So d phi e is equal to e into ds. Hence total linked electric flux through the surface S will be phi is equal to surface integration of e into ds अर्थात d phi e is constant, so surface integration of ds is equal to e into surface integration of ds means total area of sphere, and total area of sphere is 4 pi r square, so phi will be equal to e into 4 pi r square. But according to Guass theorem, linked electric flux with any closed surface is always phi is equal to q upon epsilon naught। तो हमने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम में कि phi टोटल बाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज इनटू 1 upon epsilon naught। From 1 and 2, equation 1 and 2 both represent total electric flux, so its right side will be equal, so E into 4 pi r square equal to q upon epsilon naught, hence E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square। It is the value of intensity of electric field which can be derived by the use of Gauss theorem। कई बार कूलम्स लॉ को प्रूव ना करके ये दे देता है कि प्रूव दैट E इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन दे देता है हमें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कीजिए, गॉस थ्योरम की सहायता से, गॉस थ्योरम की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला फाइंड आउट कीजिए या डेरिवेशन फाइंड आउट कीजिए। और यदि उसने कूलम्स लॉ बोला तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इफ एनी टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ds bar
हम सपोज कर लेते हैं कि पहले टेस्ट चार्ज Q0 is placed at point P on the surface ds bar, then applied force on test charge Q0 will be F is equal to Q0 into E. Substitute value of E from equation third. We get F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q0 upon R square. This proves the Coulombs law. मतलब हमें कूलम्स लॉ को गॉस के थ्योरम से प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि वी हैव गिवन दैट ए पॉइंट चार्ज Q, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, consider a sphere of radius r where point charge Q is enclosed at center of sphere. Then it will be a Gaussian surface. Then it will be a closed Gaussian surface because it is closed. Charge is present inside the sphere and E is symmetric at each point of surface. Theta is also symmetric on each point of surface, so it will be a Gaussian surface. So divide it into many smaller pieces ds bar, then find out the value of link flux d phi with the smaller piece area vector ds bar, that will be equal to EDS. Then hence total linked electric flux through the surface as will be phi equal to E into 4 pi r square, since charge is given in the term of point charge, so charge cannot be calculated here. So then apply or using Gauss theorem, we get phi equal to Q upon epsilon naught, substitute value of phi E, then we get E into 4 pi r square equal to Q upon epsilon naught. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon r square. अब यदि इस स्फीयर के सरफेस पर कोई P पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज को हम रख दें तो E के कारण टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q naught upon R square. This proves the Coulombs law. Thanks.